नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शहनामा, मैं हूं आपके साथ अजीत। आजमगढ़ के विकास के लिए एसपी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने करीब 2000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है। इस दौरान मुलायम सिंह ने कहा कि हमने अपने वादों को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि देश के बाकी राज्यों की तुलना में यूपी की एसपी सरकार ने अच्छा काम किया। काले धन पर बोलते हुए मुलायम सिंह ने यह कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने झूठे वादे किए। प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया उन्होंने और कहा कि मोदी इसका जवाब दें कि उन्होंने जनता के साथ धोखा क्यों किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरा चीन से है। कई परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण 647 करोड़ का सदानाथ हुआ आजमगढ़ जनपद में जो काम शुरू होगा। और सत्याव चीनी मिल के लिए 400 करोड़ रुपया अभी हम आए हैं मीटिंग करके, काम शुरू हो गया। चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग करके मैं तब चला हूं, चीफ सेक्रेटरी को बुला के, अधिकारियों को बुला के बताओ आजमगढ़ की वही बातें लिखिए जो सच्चाई कर सकते हो। उन्होंने कहा आप कह देना 400 करोड़, आप याद लीजिए 447 करोड़ का तो शिलान्यास है। सचाव चीनी मिल का 400 करोड़ रुपया और कुछ शिलान्यास है 1047 करोड़ और घोषणा है 700 कुल बता दीजिए 38 करोड़ कुल बता दीजिए और कुल मिलाकर है 1983 करोड़। 2000 करोड़ तकरीबन 2000 करोड़ थोड़ा कम रह गया मामूली सा। 2000 करोड़ रुपया आजमगढ़ को शिलान्यास लोकार्पण और आगे के चीनी में से लेकर के देखे जा रहा है। और ये घोषणा जो की है जाते ही हम कहेंगे, यहाँ पर सब मिनिस्टर बैठे हैं, मेरा निवेदन है कि आप समीक्षा कर लेना, इसे समीक्षा कर लेना। एक एक काम है ये सब लिखा हुआ, ये आजम नाम की बरकत भी है। तो 2000 करोड़ लोकार्पण शिलान्यास आगे चीनी मिल से लेके सब मिला के। चीनी मिल के लिए आपको जमीन देनी पड़ेगी, हाँ जमीन देनी पड़ेगी। जमीन चीनी मिल की आपको मुफ्त में देनी पड़ेगी, तभी ये सारा है इसी जगह पर। हाँ तो ठीक है, ये है नहीं, इसे जानू के लिख दिया ना, जहां आगे कहीं कोई बात न हो सके। तो अपने सभी साथियों से, आम जनता से हमारी अपील है कि समाजवादी पार्टी आंदोलन है और समाजवादी पार्टी की नीतियां सबको पता होना चाहिए। अगर दुनिया में जितनी व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा अच्छी कोई व्यवस्था है वो है समाजवादी व्यवस्था। और समाजवाद का मतलब है समता और संपन्नता। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित सिंह जुड़ गए हैं इस वक्त आजमगढ़ से। अमित, जिस तरीके से 2000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, यहां की जनता ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की इस पहल का, सांसद मुलायम का किस तरह से इस्तकबाल किया या स्वागत किया या उत्साहित हुए, कितना हाथों हाथ लिया इन योजनाओं की सौगात को? देखिए जिस ये जो पूरा आयोजन है इसको दो दृष्टिकोणों से आप देख सकते हैं। एक, सांसद मुलायम सिंह यादव उन तमाम लोगों को जवाब देना चाहते थे जो उन पर ये सवाल लगातार उनसे ये सवाल कर रहे थे कि आप 8 महीनों से कहां हैं। कई बार इस शहर में पंपलेट और पोस्टर लगाकर मुलायम सिंह यादव को निशाना बनाया गया कि आप हैं कहां। तो उन तमाम लोगों को सपा सुप्रीमो ने जवाब दिया है। चूंकि पहली बार, संभवतः स्वतंत्र भारत में पहली बार इस पैमाने पर इतनी बड़ी राशि के जरिए लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया था। 2000 करोड़ रुपयों के कार्यक्रमों की घोषणा हुई आज। तो एक तो सपा सुप्रीमो ने इन लोगों को जवाब दिया जो उनसे ये लगातार सवाल कर रहे थे। दूसरा, 2017 से ठीक पहले ये एक बड़ा आयोजन था और चूंकि पूर्वांचल का जो आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र है वो खुद अब मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि बन गया है और यहां से जो मैसेज वो देंगे वो पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगा। यानी कि पूर्वांचल के 160 सीटों पर सीधे सीधे समाजवादी पार्टी अपना गढ़ जो है उसको मजबूत करना चाहती है। 2012 में भी पूर्वांचल ने बहुत शानदार सफलता दिलाई थी समाजवादी पार्टी को और लखनऊ जाने का जो रास्ता है वो पूर्वांचल होकर जाता है। तो इन दो दृष्टिकोणों से इस पूरे आयोजन को देखा जाना चाहिए। अपने 40 मिनट के अभिभाषण के दौरान सपा सुप्रीमो ने अपने मंत्रियों से भी इस बात की अपील की कि आप
सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के जो कार्यक्रम है, वो आम लोगों तक पहुंचाएं। 75% समाजवादी पार्टी की जो सरकार है वो अपने वायदा पूरा कर चुकी है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी जो सपा सुप्रीमो ने मंच से कही। अजी अमित, क्या इसके साथ साथ जो काले धन का मुद्दा उठाया और इसको लेकर केंद्र सरकार पर और नरेंद्र मोदी पर हमला बोला मुलायम सिंह ने, इसके साथ साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान से ज्यादा खतरा चीन से है, इस तरह की नीतियां वो पहले भी जाहिर करते रहे समाजवादी पार्टी की, तो वो वोट बैंक जो उनका है उसको और मजबूत करने की दिशा में दिया गया ये बयान है? देखिए जी, निश्चित रूप से काले धन के मुद्दे पर उन्होंने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी का नाम लेके, प्रधानमंत्री का नाम लेके उन्होंने सवाल किया कि आप जो लगातार कहते थे 15 लाख 20 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति के खाते में आ जाएंगे, आप उन तमाम लोगों के नाम उजागर करेंगे जिनके अकाउंट में देश का जो काला धन है वह जमा है। तो अब तक उन नामों का क्या हुआ, अब तक उन पैसों का क्या हुआ जो हर एक आम आदमी के खाते में आने वाले थे। इसके साथ ही उन्होंने चीन और पाकिस्तान को कंपेयर करके ये बताने की कोशिश की कि भारत को असली खतरा चीन से है, क्योंकि पाकिस्तान स्ट्रेंथ में कहीं भी भारत के सामने टिकता नहीं है। चीन के साथ अगर भारत अपने संबंध सुधारता है तो चीन के साथ उसको ये बात रखनी चाहिए कि जो हमारा अरुणाचल का जो जमीन है, जो अक्साई चीन का जो हमारा जमीन है, वो आप हमारे हवाले कब कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो सीधे सीधे केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की पाकिस्तान और चीन के मसले पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित, तमाम जानकारी देने के लिए। भारत का संबंध बढ़ रहा है जी। और खबर में बढ़ते हैं आगे। गाजीपुर में सचिव के कमरे को लेकर वकीलों के बीच जमकर मारपीट हुई है। सिविल बार संघ की बैठक के दौरान ये मारपीट हुई। घटना के बाद बार संघ ने सचिव नवीन राय को सभी पदों से बर्खास्त कर दिया है। उधर नवीन राय ने यह दावा किया है कि उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया है, उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है। तो गाजीपुर में सचिव के कमरे को लेकर वकीलों के बीच जमकर मारपीट हुई है। सिविल बार संघ की बैठक के दौरान यह मारपीट हुई है। घटना के बाद संघ ने सचिव नवीन राय को सभी पदों से बर्खास्त कर दिया है। उधर नवीन राय ने यह दावा किया कि बर्खास्त उन्हें नहीं किया गया है, उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है। अनिल कुमार गाजीपुर से हमारे संवाददाता हैं। अनिल, किस बात को लेकर इस तरह से हंगामा बढ़ गया वकीलों के बीच? जी अजीत जी, बता दें कि ये पूरा मामला जो है सिविल बार संघ का जो है पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था और उसमें बैठक होनी थी। बैठक इस बात के लिए था कि सिविल बार संघ का कार्यालय था जिसका छोटा कमरा था, तो वर्तमान जो सचिव है उन्होंने उस छोटे कमरे को देखते हुए जो बिल्डिंग के ऊपर एक बड़ी कमरे थे उसमें उसको शिफ्ट कर दिया और छोटे कमरे में जो है उनके वकील साथी बैठना आरंभ कर देते। इसी को लेकर कुछ लोगों को आपत्ति थी और आज इसी को लेकर बैठक हुई थी। अब अभी जो बैठक अभी स्टार्ट ही हुई थी कि तब तक जो है वकीलों के दो गुट जो आमने सामने हो गए और दोनों में जमकर मारपीट होने लगी। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। कुशीनगर के पडरौना में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मायके वालों के पहुंचने से पहले शव को शमशान में छोड़कर घर वाले फरार हो गए। पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम करवाए शव का अंतिम संस्कार करवा दिया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त कुशीनगर से। यहां के पडरौना में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। मायके वालों के पहुंचने से पहले ही शव को श्मशान में छोड़कर घर वाले फरार हो गए। पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम करवाए शव का अंतिम संस्कार करवा दिया। महेश मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ है। महेश, जब संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला था, मायके वाले अभी पहुंचे नहीं थे और इसी बीच विवाहिता का अंतिम संस्कार भी पुलिस ने करवा दिया, तो पुलिस के ऊपर ये सवाल उठ रहे हैं कि पोस्टमार्टम तक क्यों नहीं करवाया पुलिस ने? क्या कह रही है पुलिस? पुलिस का कहना है कि जब वो कितना जल रही थी, लाश चल रही थी, उस समय पुलिस पहुंची है और वहां देख रही है कि कितना चल रही है। उनका कहना है कि जिस समय हम पहुंचे हैं उस समय लाश जल चुकी थी। ऐसी परिस्थिति में लाश का पोस्टमार्टम होना संभव नहीं था जी। सबकी स्थिति है कि परिजनों का कहना है, उसके मायके वालों का कहना है कि जो ही सुधर की हम लोग घाट पर पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद परिजन फरार हो गए, उसके ससुराल वाले फरार हो गए और हम लोगों ने लाश को निकाल के रखा था। लेकिन जब हम मौके पे पहुंचे उस समय लाश चल रही थी जी। क्या इस मामले में किसी तरह की कार्रवाई अब तक नहीं की पुलिस ने? पुलिस के आदेश की अभी उसके परिजनों ने तहरीर नहीं दिखाया। जो ही तहरीर देते हैं तुरंत मुकदमा दर्ज करके और आरोपियों की कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और लखनऊ में लॉ स्टूडेंट की हत्या के मामले में पुलिस शहर भर के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी है। मामले के 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि एसएसपी ने 2 दिन में केस निपटा लेने का दावा किया था। दरअसल 1 फरवरी को आरोपी ने मृतक के पिता को इको पार्क में बुलाया था। उस वक्त पुलिस ने 100 नंबर पर कोई रिस्पांस नहीं दिया था। उधर छात्रा की हत्या के विरोध में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने गांधी प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन किया।
इसके साथ ही अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं ने भी प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। करें कि ऐसा नहीं चलेगा। प्रशासन जिस तरीके से इस तरीके को इसको हल कर रहा था, मैं शुरू से उनको लीक दे रहा था। अगर वो शुरू से उस तरीके से करे होते तो आज वो सामने होता, जिसके लिए सब दौड़ रहे हैं। मैं अभी भी चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले, उसको मिले, और हमारी जितनी बहनें हैं, बेटियां हैं, सब सुरक्षित रहें। आज हमारा धरना गौरी हत्याकांड को लेकर है। इसमें लखनऊ की तमाम संस्थाएं, तमाम लोग जुड़े हैं, जो मांग कर रहे हैं कि इस अखिलेश सरकार में और लखनऊ महानगर में, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहां भी कोई भी सुरक्षित नहीं है। रोज प्रतिदिन अखबारों में, दूरदर्शन में रोज घटना दिखाई जा रही हैं। आज हम लोग की डिमांड है कि गौरी के हत्यारों को, जैसे कल डीएम ने भी कहा, हम लोग ने प्रदर्शन किया था कि 3 दिन के अंदर वो लाएंगे हत्यारों को, और उसके बाद में कानून उन पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा और जल्दी इंसाफ मिलेगा। और फिर से हम लोग मांग करते हैं कि ये ना हो कि जैसे मोहनलाल घटना में हुआ था वैसे ही यहाँ पर लीपापोती हो जाए। कानपुर की बात करें तो कानपुर में स्वाइन फ्लू से 2.5 साल की बच्ची की मौत हो गई है। बच्ची की मौत 2 दिन पहले हुई थी और अब इस बात की पुष्टि हुई है कि बच्ची की मौत स्वाइन फ्लू से हुई है। ये बच्ची 6 दिनों से बीमार थी। नौबस्ता इलाके की घटना है। बच्ची की मां के मुताबिक इसको 14 दिनों से बुखार हो रहा था। मोहम्मद उजैर हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। उजैर, स्वाइन फ्लू से मौत की बात 2 दिन बाद सामने आ रही है। क्या इस बारे में भी किसी तरह से छुपाने की बात थी कि इस खबर को छुपाया जाए, जिसके कारण ज्यादा हंगामा न हो या ज्यादा जवाब न देना पड़े? स्वास्थ्य महकमे की क्या स्थिति है इस वक्त इस मुद्दे को लेकर? हाँ, देखिए, ये बात जो है छुपाने की नहीं थी। स्वाइन फ्लू की जो बात आई है, ये इससे पहले जो है जो ये कहा जा रहा था कि स्वाइन फ्लू, लेकिन जो है स्वाइन फ्लू उस वक्त तक के कानपुर में एक भी केस नहीं आया था, इसलिए स्पष्ट नहीं था। लेकिन जब इस बच्ची की मौत हो गई तो स्वास्थ्य विभाग ने 6 अन्य लोगों को इस बच्ची के साथ मिलाकर उसकी जांच कराई गई थी, जिसमें से इस बच्ची की पॉजिटिव रिपोर्ट स्वाइन फ्लू की आई थी। उसके बाद से ये पता लगा कि कानपुर में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। अजीत, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए उजैर। और चित्रकूट में जी संगम की खबर का असर हुआ है। नसबंदी मामले में स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है और ज्वाइंट डायरेक्टर के राम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो चित्रकूट में जी संगम की खबर का असर हुआ है और नसबंदी मामले में स्वास्थ्य विभाग अब हरकत में आया है और ज्वाइंट डायरेक्टर के राम ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। और ललितपुर में नेहरू महाविद्यालय के एक लेक्चरर पर छात्रा ने अभद्रता और अश्लील टिप्पणी करने का आरोप लगाया। छात्रा ने कॉलेज प्रबंधन से लेक्चरर की शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर उसने डीएम से शिकायत की है। नेहरू महाविद्यालय ललितपुर का, जहां एक लेक्चरर पर छात्रा ने अभद्रता और अश्लील टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। छात्रा ने कॉलेज प्रबंधन से लेक्चरर की शिकायत की थी, कार्रवाई नहीं हुई तो फिर उसने डीएम से इस बात की शिकायत की है। और शाहजहांपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा में बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने बैंक कर्मचारियों को बंधक बनाकर लाखों रुपए की लूट की और बैंक में ताला लगाकर फरार हो गए। वारदात खुतार थाना क्षेत्र के हरनई गांव की है। तो शाहजहांपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा में बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बैंक कर्मचारियों को बंधक बनाकर बदमाशों ने लाखों की लूट की और बैंक में ताला लगाकर फरार हो गए। इधर गाजियाबाद के वैशाली मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में बम की खबर है। बम निरोधक दस्ता मौके पर है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है गाजियाबाद से, जहां वैशाली मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में बम की खबर के बाद एहतियात बरता जा रहा है। बम निरोधक दस्ता मौके पर है, तलाशी की जा रही है। यहां पर वैशाली मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में बम की खबर के बाद सुरक्षा मुस्तैद, यहां पर सुरक्षा व्यवस्था हो इसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं और बम निरोधक दस्ता यहां मौके पर है। अनुराग चड्ढा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। फिलहाल क्या स्थिति है अनुराग यहां वैशाली मेट्रो स्टेशन की?
देखिए जी, जो वैशाली मेट्रो स्टेशन है यहाँ पर जो बम की खबर थी पार्किंग के अंदर, वो खबर तो पूरी तरह से अफवाह निकली, लेकिन अभी भी जो पुलिस का सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। हालांकि जो CISF है वो मेट्रो की सुरक्षा के लिए हमेशा यहाँ सजग रहती है, लेकिन जिस तरह की इन्फॉर्मेशन मिली उसके बाद लोकल पुलिस भी वहां पहुंची, बम स्क्वाड भी वहां पर पहुंचा है। फिलहाल जो प्रथम दृष्टया जो जांच हुई है उसमें जो सूचना थी पूरी तरह से फंसी नहीं, लेकिन फिलहाल पुलिस की जांच अभी तक जारी है। जी शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और बंदी रक्षक घोटाले में बस्ती में रिटायर्ड वरिष्ठ जेलर सत्यपाल सिंह की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। 2007 में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बस्ती सहित कई जिलों में बंदी जेल रक्षकों की नियुक्ति हुई थी। सीबीआई ने घोटाले का भंडाफोड़ किया था। बस्ती में इस मामले में बंदी रक्षक और जेल अधीक्षक के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। एसएल ग्रुप और राजस्थान सरकार के बीच एक बड़ा करार हुआ है, जिसके तहत एसएल ग्रुप राजस्थान में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक प्लांट लगाएगा। इस प्लांट के जरिए 5000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा, जिसके लिए करीब 4000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मौजूदगी में MOU साइन हुए। इस मौके पर मुख्य सचिव CS राजन, मुख्यमंत्री के सचिव तन्मय कुमार समेत कई आला अधिकारी यहां मौजूद रहे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस मौके पर एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को धन्यवाद देते हुए ये कहा है कि प्रदेश के विकास के लिए ऐसे ही निवेशकों की जरूरत है। वहीं ग्रुप चेयरमैन डॉक्टर चंद्रा ने इसे भावुक पल बताते हुए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में इसी तरह हम कदम बढ़ाते रहेंगे और प्रदेश का निवासी होने के नाते अपना धर्म निभाने की उन्होंने बात कही। आज राजस्थान वेलकम्स सुभाष जी in a very important project in the जैसलमेर बाड़मेर एरिया, जिसमें 5000 मेगावाट सोलर पावर का प्लांट लगाने का MOU हम लोगों ने साइन किया है। और मुझे तो विश्वास है कि उनका ये सिर्फ फर्स्ट प्रोजेक्ट राजस्थान के अंदर होगा। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इससे ज्यादा प्रोजेक्ट्स भी लगाएंगे और सोलर के साथ साथ सोलर के जो पुर्जे बनाने के काम होते हैं उसके प्लांट को भी लाने का काम वो करेंगे। So a very warm welcome from me and the rest of Rajasthan to you. You are now a very major and important investment partner for and with Rajasthan. मैंने कहा कि ऐसे important investors को राजस्थान वालों को इनकी जरूरत है और मुझे खुशी है कि आज वो हमारे बीच में है। ये मेरे लिए एक बड़ा इमोशनल मूवमेंट है जो मैडम वसुंधरा राजे सिंधिया ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, हमारे ग्रुप को अपॉर्चुनिटी दी है, क्योंकि मैं राजस्थान का होने के नाते एक मेरे लिए बिजनेस ही नहीं, अपनी स्टेट, अपनी भूमि, अपनी धरती के ऊपर वापिस आके यहाँ के लोगों के लिए काम करने का मुझे एक अवसर आपने प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और ये आपसे और इस कैमरा के माध्यम से राजस्थान के लोगों को इतना प्रॉमिस जरूर करूंगा कि जो हम कमिटमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर पूरा उतरेंगे, खरा उतरेंगे और किसी तरह से भी आपको, आपकी सरकार को हम लेट डाउन नहीं होने देंगे, लोगों को लेट डाउन नहीं करने देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारतीय मूल के अमेरिकी अजय बंगा को प्रशासनिक पद सौंपा है। बंगा को एडवाइजरी कमेटी फॉर ट्रेड पॉलिसी एंड नेगोशिएशन का सदस्य नियुक्त किया गया है। अजय बंगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मामलों से जुड़ी नीतियों पर सलाह देंगे। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष अजय बंगा साल 2009 से मास्टर कार्ड के CEO और प्रेसिडेंट का पद भी संभाल रहे हैं। अजय उन अमेरिकी कंपनियों के CEOs में से एक हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ भारत के दौरे पर आए थे और यही वजह है कि अमेरिकी प्रशासन में अजय बंगा की नियुक्ति को काफी अहम माना जा रहा है। अजय बंगा दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएट हैं और IIM अहमदाबाद से पास आउट हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1981 में नेस्ले इंडिया के साथ की थी।